जय हिंद दोस्तों। इस सेशन में हम बात करेंगे सीपीसी से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और सिविल प्रकृति के मामले में मामला कहाँ दायर किया जाता है, किस प्रकार से दायर किया जाता है और उसके अधिकार क्षेत्र क्या है, कौन सा मामला कहाँ पर दायर करना होता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यह प्रावधान हमें यह समझने में सहायता करेगी कि वाद कहाँ दायर करना चाहिए ताकि मामले का निपटारा अच्छे से और आसानी से कम समय में हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक जैसा कि बताया मैंने, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भाग 4 न्यायालय क्षेत्राधिकार और सिविल प्रकृति के मामले से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की धारा 9 के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में उल्लेख करती है। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता के प्रारंभ में ही न्यायालय से संबंधित उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता के आरंभ में ही न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रावधान है। सबसे पहले निर्धारित यह होना चाहिए कि कौन सा सब मुकदमा किस न्यायालय के समक्ष जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब अगर कौन सा मुकदमा कहाँ दायर करना है, अगर यह पता होगा तो न्यायालय में भी और न्याय प्रक्रिया में भी दोनों में कठिनाई नहीं होगी। ना तो न्यायालय को ज़्यादा टाइम लगेगा, ना तो पीड़ित पक्ष को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर गलत जगह पे गलत तरीके से दायर किया जाएगा तो मामला लंबित होगा, यहाँ वहाँ भटकते रहने से समय लॉस होगा न्यायालय का और पीड़ित पक्ष का, दोनों का समय नष्ट होगा। सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा जो मुकदमा है, जो वाद है, वो कहाँ पर दायर करना है। इसके लिए समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। अगला बात करें तो उस न्यायालय को उस मुकदमे में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है या नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो कि आपने खरीदारी से संबंधित कोई अगर शिकायत है, आपको मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा है किसी दुकान से, किसी बड़े मार्केट से, कहीं से कोई सामान लिया है, तो अब उसको आप कहीं पे भी जाके मुकदमा दायर नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर तरीके से जहाँ पे अधिकार क्षेत्र में आता है या बिक्री से संबंधित, लेन देन से संबंधित जहाँ पर वाद दायर किया जाता है, आपको वहीं ही दायर करना है। अगर आप अन्यत्र कहीं पर दायर करते हैं तो दायर तो करने को तो कर लिया जाएगा, लेकिन अंततः लंबे समय प्रक्रिया के बाद आपका जब काफ़ी लंबे तक समय नष्ट हो जाएगा तो अंत में उस केस को ट्रांसफ़र करके वही भेजा जाएगा। तो इस लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए आपको पहले से ही यह जानकारी होना चाहिए कि जो वाद है, जो मुकदमा है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको सही प्रकार से समझना चाहिए कि हमारा जो दायर है, मुकदमा दायर करना है, वो हमको कहाँ करना है। अगर जो प्रॉपर आपको इसकी जानकारी होगी तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और कम समय भी आपको न्याय मिलने के चांसेस रहेंगे। आलेख के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार और इसके साथ सिविल प्रकृति के मामले पर टिप्पणी सहित प्रस्तुत की जा रही है। इसमें हम बात करेंगे, तो पूरे वीडियो में बात करेंगे कि कहाँ पर कौन सा मामला मैटर करेगा, कहाँ पे दर्ज किया जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने समझ लिया कि मुकदमा कौन सा किस प्रकार से होता है, कहाँ पर दायर करना चाहिए, इसकी प्रॉपर जानकारी होना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे बढ़ते हैं क्षेत्राधिकार से संबंधित। तो इसमें कहा गया है, क्षेत्राधिकार का अर्थ है मुकदमे और आवेदन पर विचार करने के लिए न्यायालय की शक्ति सीमा। संक्षेप में इसका मतलब निर्णय लेने का अधिकार है और इसका अर्थ कानूनी विवाद को सुनने और तय करने का अधिकार भी है। कानून और तथ्य के मुद्दों की निर्धारित करने की शक्ति जिसके द्वारा न्यायिक अधिकारी संज्ञान लेते हैं। जब आप अगर कोई वाद लेकर जाते हैं कहीं पर, अगर उस जहाँ पर आप अपना वाद दायर करते हैं, अगर उस अधिकारी के पास वो अधिकार होगा, वो पावर होगी, तभी वो आपके मामले को संज्ञान में ले सकता है। अन्यथा वो इधर उधर टाल मटोल करके आपका समय नष्ट कर देंगे और अंत में आपको जहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर आपका वाद दायर होगा, आपको वहीं भेजा जाएगा। इसलिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि आप जो मुकदमा लेकर जा रहे हैं, जो आप
कंप्लेन लेकर जा रहे हैं, क्या आप सही जगह जा रहे हैं, और क्या जिनके पास हम जा रहे हैं क्या उनको ये अधिकार है, उनके पास ये पावर है कि वो आपकी बात सुन सके। और निर्णय लेने के बीच पक्षकारों के विवाद को सुनने और निर्धारित करने की शक्ति का कारण बनता है। अगर उनके पास पावर होगा तो मामले को निर्णय कर सकेंगे। न्यायिक निर्णय या उन पर किसी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करना है आदि शब्दों में। ये तो हमारा हो गया क्षेत्राधिकार का अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं। किसी न्यायालय क्षेत्र का अर्थ है कि उसके समक्ष मुकदमेबाजी वाले मामलों का निर्णय करने का अधिकार, उसके निर्णय के लिए औपचारिक तरीके से उसके समक्ष प्रस्तुत संज्ञान कर लेना है, मामलों का संज्ञान लेना है। एक में क्षेत्राधिकार तकनीकी अर्थ से तात्पर्य न्यायालय के प्रशासन के अधिकार की सीमा से है। न्याय न केवल मुकदमों की विषय वस्तु के संदर्भ में बल्कि अपने उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय और आर्थिक सीमाओं के संदर्भ में भी है, जिसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में आयोजित किया गया था। सीमा शुल्क बनाम मैसर्स वेस्ट एंड कंपनी एक मैटर था। क्षेत्राधिकार में कुछ न्यायिक संबंधों के निर्णय में जुड़े मामलों का संज्ञान लेना, आवश्यक भी उनका पता लगाना शामिल है। तो इसका अर्थ यही हो गया कि आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए ताकि आपको भटकना न पड़े और आपका मामले का निपटारा किया जा सके। अब बात करते हैं आगे। अधिकार क्षेत्र और योग्यता दोनों शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। एक का अर्थ है कि पर्यायवाची, जब हम कहते हैं कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है तो इसका अर्थ है कि न्यायालय सक्षम है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है। और एक न्यायालय का अर्थ किसी विशेष स्पेशल विवाद को, विषय वस्तु को अधिकार क्षेत्र को कहा जाता है। अब जैसे कि मान के चलिए कि विशेष अधिकार से तात्पर्य ये है कि अगर किसी महिला का और पुरुष का शादी से संबंधित कोई मैटर है, तलाक से संबंधित कोई मैटर है, तो आप न्यायालय में कहीं भी दायर नहीं कर सकते। आपको जब इससे संबंधित फैमिली कोर्ट है तो आपको फैमिली कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। आप अन्य कहीं पर किसी दूसरे न्यायालय में दर्ज कराएंगे तो आपका मामला हल नहीं होगा, आपको अंततः फैमिली कोर्ट में ही भेज दिया जाएगा और आपका काफ़ी लंबा समय, धन, समय दोनों का नुकसान होगा। आप कंप्लेन करने को तो कहीं भी कर देंगे, लेकिन जब जहाँ पर आप करेंगे कंप्लेन वहाँ पर उनके वो अधिकार क्षेत्र नहीं होंगे तो वो उस मामले को हल नहीं कर सकते, उस पर निर्णय नहीं ले सकते। अंततः आपको फैमिली कोर्ट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसलिए आपको अधिकार क्षेत्र पता होना चाहिए। जो उनके पास अधिकार, विशेष अधिकार क्षेत्र हो, वहीं पर आपको मैटर को ले जाना चाहिए। एक न्यायालय को विशेष अधिकार, विशेष विवाद की विषय वस्तु का अधिकार क्षेत्र कहा जाता है यदि न्यायालय को उस वर्ग के कारणों को सुनने और तय करने का अधिकार है जिससे विशेष विवाद संबंधित है। इन शर्तों में विषय वस्तु के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के मामलों को तय करने के लिए उसके अधिकार पर निर्भर करता है, न कि उसके निर्णय के गुणों पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिविल कोर्ट के क्या अधिकार क्षेत्र हैं? तो क्षेत्र के सवाल से निपटना सुप्रीम कोर्ट ने अच्युतन नायर बनाम पी नारायण नायर के मामले में कहा है कि प्रश्न है कि क्या किसी विवाद को दीवानी न्यायालय द्वारा संज्ञेय माना जा सकता है। एक नोट की तरह आप उसको मान के चलिए। ये क्या कोई भी मुकदमा कहीं भी दायर किया जा सकता है, इससे संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया की धारा 9 के संदर्भ में एक अधिकार क्षेत्र का तात्पर्य दो चीज़ों से है। पहला है सूट की विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र, दूसरा है आदेश देने की शक्ति। जोगिंदर सिंह बनाम निर्मल के मामले में अधिकार क्षेत्र की बहुत ही शिक्षाप्रद विवरण दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया। हालांकि न्यायालय ने पुनः नियंत्रण अधिनियम के संदर्भों में अवलोकन किया। प्रत्येक वैध निर्णय में सामान्य रूप से 3 अधिकार क्षेत्र तत्व होते हैं, अर्थात विषय वस्तु का अधिकार क्षेत्र, व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र और विशेष निर्णय देने की शक्ति। यह अधिकार किसी भी क्षेत्र के तत्वों के अनुपस्थिति निर्णय को शून्य और एकमात्र शून्य बना देगी। ये हो गए सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 9 के अंतर्गत जो
मामले हैं, जो चीज़ें हैं अधिकार क्षेत्र संबंधी, उनके बारे में अब आगे बढ़ते हैं। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। यह नहीं हो सकता अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पर निर्णय के लेने के चरण में और उसके निर्णय लिया गया केवल वादी के औसत देखा जा सकता था। भारत में न्यायालय इक्वलिटी के साथ साथ कानून दोनों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं और इक्विटी क्षेत्राधिकार का प्रयोग हमेशा कानून के प्रावधानों के अधीन होता है। सॉरी, इक्विटी है यहाँ पे। क्षेत्राधिकार के प्रकार, बात करते हैं इनके प्रकारों की। तो पहला है हमारा मूल और अपीली क्षेत्राधिकार। तो बात चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो इसमें जो है एक न्यायालय के पास एक मूल या अपीली क्षेत्राधिकार हो सकता है और उसके पास या दोनों हो सकते हैं। अपने मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एक न्यायालय उस न्यायालय में स्थापित मूल विवादों पर विचार करता है और उन पर विचार करता है। अपीली क्षेत्राधिकार के प्रयोग में यह अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री से अपीलों पर विचार करता है, सुनता है और निर्णय लेता है। इस प्रकार यूपी सिविल जज, जूनियर डिवीजन जज ब्रैकेट में मुंसिफ कोर्ट, ये सब कोर्ट हैं। स्मॉल कॉज कोर्ट में केवल मूल क्षेत्राधिकार है। कोर्ट ऑफ सिविल जज, सीनियर डिवीजन और जिला जज के पास मूल और अपीली दोनों क्षेत्राधिकार है। उन उच्च न्यायालयों के पास मूल और साथ ही अपीली क्षेत्राधिकार दोनों हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कई न्यायालय क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर उनको प्रॉपर अधिकार दिया जाता है, कई पे ऐसे होते हैं जिन्हें वहाँ पे मूल अधिकार और कुछ अन्य अधिकार भी शामिल हैं, उनको भी दिया गया है। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है, जानकारी होना चाहिए कि आप जिस मैटर को जहाँ पर ले जा रहे हैं तो क्या उनको इतनी पावर है, इतनी शक्ति उनको मिली है कि वो आपके मामले को सॉल्व कर पाएँ। अगर सिर्फ आप उसको अपील के तौर पे वहाँ पे ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे मामले को लंबित चला जा सकता है, आपको निर्णय मिलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मामले को दर्ज तो कर लिया जाएगा लेकिन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगला है हमारा दूसरा, प्रादेशिक या स्थानीय क्षेत्राधिकार। प्रत्येक न्यायालय की अपनी स्थानीय सीमाएं होती हैं जिसके आगे वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता। अब जैसे कि मान लीजिए कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित मैटर को देख सकता है, न कि मध्य प्रदेश, बिहार या फिर अदर स्टेट का। तो जितने भी अधिकार क्षेत्र इलाहाबाद न्यायालय को है उतने ही मैटर को वो देख सकता है। और उसके नीचे जितने भी हैं डिवीजन जज, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय, जितने भी नीचे के न्यायालय हैं जो अधीनस्थ हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय के भी अधिकार क्षेत्र हैं। तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालय के जितने भी मैटर आते हैं वो उनको देखेगी, न कि अन्य मैटर को। तो अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित ही वो मैटर को देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में अपने स्थानीय सीमाओं से जो परे हैं, न्यायालय की रीट नहीं है। ये सीमाएं आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा तय की जाती हैं। एक जिला न्यायाधीश का अपने जिले के भीतर एक क्षेत्रीय स्थानीय जिला क्षेत्राधिकार होता है। तो वही चीज़ जैसे हमने पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर या फिर किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का है तो वो डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट मैटर डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, न कि कहीं दूसरे कोर्ट में जाके। या फिर जैसे कि व्यक्ति कोई अगर मिर्ज़ापुर का है, बदायूं का है, बरेली का है, रायबरेली का है, तो रायबरेली का कहीं पर कौशाम्बी में जाके नहीं अपना मैटर दायर करेगा, अपना रायबरेली में उसको अपना मैटर दायर करना होगा। जब मामला नहीं सॉल्व होगा, निर्णय पर असंतुष्ट होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, तब वो जाके मामले को आगे बढ़ा के वह उच्च न्यायालय में मामले को ले जाता है। लेकिन जो अधिकार क्षेत्र की बात करें तो उसको अधिकार क्षेत्र उसके रायबरेली के ही हैं और उनको रायबरेली में ही मामले को दर्ज करना होगा। इसी तरह एक उच्च न्यायालय को उस राज्य के क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है जिसमें वह स्थित होता है। वही चीज़ जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, इसके एक बेंच है, एक लखनऊ बेंच हो गया, तो दो बेंच हो गए। पहला तो जो मेन है वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, दूसरा बेंच लखनऊ हाई कोर्ट है। तो वो पूरे यूपी के मैटर को देखते हैं, न कि दूसरे स्टेट को। 3 नंबर पे बात करें, तीसरा हमारा है आर्थिक मौद्रिक क्षेत्राधिकार। इस संहिता की धारा 6 के अनुसार न्यायालय का केवल उन वादों पर अधिकार क्षेत्र होगा जिनकी विषय वस्तु की राशि या मूल्य उसके अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमा से अधिक नहीं है।
सरकार द्वारा न केवल प्रत्येक न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा तय की जाती है, बल्कि आर्थिक सीमा भी तय की जाती है। कोई न्यायालय ऐसी वाद या अपील की सुनवाई नहीं कर सकता जिसका मूल्यांकन उसकी आर्थिक सीमा से अधिक हो। यूपी में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों और सिविल जजों के न्यायालय में असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार है, जबकि जिला न्यायालय और छोटे न्यायालय के न्यायालयों की अपनी आर्थिक सीमाएं निर्धारित हैं, जिसके आगे वे कोशिश नहीं कर सकते। इस प्रकार यूपी कोर्ट में मुंसिफ को रुपए तक की आर्थिक सीमा मिलती है, जैसे कि 25,000, और छोटे कारणों के न्यायालय में रूप में एक आर्थिक सीमा है। मनी सूट में 5,000 और रुपया, किराया बेदखली के मामले में 25,000। विभिन्न राज्यों में न्यायालयों की आर्थिक सीमा भिन्न हो सकती है। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार भी उनकी कुछ सीमाएं लगाई गई हैं कि किन मामलों पर कितनी आर्थिक स्थिति होगी तो आप मामले को दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो इसकी विषय वस्तु के क्षेत्राधिकार के बारे में। किसी न्यायालय की योग्यता के निर्णय के यह न केवल आवश्यक है बल्कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार का होना चाहिए, बल्कि उसके विषय वस्तु क्षेत्राधिकार का भी होना चाहिए। विभिन्न न्यायालयों को विभिन्न प्रकार के वादों का निर्णय का अधिकार दिया गया है। दूसरे शब्दों में, कुछ न्यायालय ऐसे हैं जो कुछ मुकदमों का परीक्षण नहीं कर सकते, हालांकि उनके पास स्थानीय और आर्थिक क्षेत्राधिकार भी हो सकते हैं। इस प्रकार एक लघुवाद न्यायालय इसे मुकदमे की कोशिश कर सकता है, जैसे कि मौखिक या ऋण बांड या वचन पत्र के तहत देय धन के लिए मुकदमा, किए गए काम की कीमत के लिए एक मुकदमा आदि। अनुबंध, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस साझेदारी के विघटन के लिए, और जो निषेधाज्ञा के लिए, जैसे कि किसी की मनाही हो, अचल संपत्ति से संबंधित कोई मुकदमा हो, या फिर मानहानि से संबंधित हो। न्यायिक तथ्य के बीच अंतर, एक न्यायिक तथ्य दूसरे मुद्दे, और इससे न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पार्टियों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि यह मुश्किल है, क्षेत्राधिकार को अलग करना मुश्किल है। अब इसके प्रभाव की बात करें तो क्षेत्राधिकार के अभाव, इसके अंतर्गत एक न्यायालय में अधिकारिता का अभाव होता है जब वह कानून द्वारा उसमें निहित नहीं होता। कमियों के बारे में उजागर कर रहा है ये फैक्ट, जैसे कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि एक न्यायालय के पास ऊपर उल्लिखित तीनों क्षेत्राधिकार होने चाहिए। किसी भी न्यायिक तत्व की अनुपस्थिति निर्णय को शून्य और एकमात्र शून्य बना देगी। अधिकार क्षेत्र की कमी को इसके अनियमित अभ्यास से अलग करना होगा। अधिकार क्षेत्र का अभाव किसी निर्णय को अमान्य और शून्य बना देता है, लेकिन क्षेत्राधिकार का अनियमित तरीके से प्रयोग करने से आवश्यक नहीं है कि निर्णय को अमान्य कर दिया जाए। जब अधिकार क्षेत्र का अनियमित प्रयोग होता है तो अपील या पुनरीक्षण में त्रुटि का उपचार किया जा सकता है, लेकिन अगर उपाय का लाभ नहीं उठाया जाता है तो अंतिम निर्णय हो जाता है। साथ ही आगे बात करें तो क्षेत्राधिकार के अनियमित प्रयोग से आकर्षित पक्ष के खिलाफ निर्णय के खिलाफ आपत्ति करने के अपने अधिकार को दिखा सकता है, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो निर्णय अंतिम हो जाता है। जहां किसी दीवानी न्यायालय के पास अधिकारिता का अभाव है, उसे न्याय निर्णय की दलील देकर उसे प्रदान नहीं किया जा सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं, सिविल प्रकृति के सूट के संबंधित जानकारी के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है, मेन पॉइंट तो यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं सिविल प्रकृति क्या सूट होते हैं, प्रक्रिया के बारे में, नेचर से संबंधित है। संहिता की धारा 9 अधिनियम करती है कि न्यायालय के पास दीवानी प्रकृति के सभी वादों का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र होगा, सिवाय उन वादों के जिनका संज्ञान स्पष्ट रूप से निहित रूप से वर्जित है, मनाही है, जिस पर रोक लगा है। बात करें नागरिक प्रकृति के सूट की तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दीवानी न्यायालय केवल दीवानी प्रकृति के एक वाद की सुनवाई कर सकता है। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि दीवानी प्रकृति का एक वाद क्या है। संहिता में दीवानी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जीवन कृष्ण
बनाम एसटी प्राधिकार नागरिक शब्द का अर्थ है एक नागरिक के निजी अधिकारों और उपचार संबंधित। शब्दकोश के अनुसार नागरिक शब्द का अर्थ है नागरिकों से व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों के रूप में से संबंधित। अब अगला है जात से संबंधित। जात से संबंधित जो मामले होते हैं, मैटर होते हैं, उनको किस प्रकार से कहाँ पे दायर किया जाता है, किस प्रकार से उसको देखा जाता है। तो एक जात से संबंधित मामले के संबंध में यह बताना प्रासंगिक होगा जब किसी व्यक्ति को जात से निष्कासित किया जाता है तो उसका इसमें कानूनी अधिकार शामिल होता है और वह इस घोषणा के लिए अदालत में जा सकता है कि उसे जाति में फिर से प्रवेश दिया जाए। जैसे कि किसी जात से बहिष्कार होता था पुराने ज़माने में, अपने मेडिवल हिस्ट्री में होता था कि कोई व्यक्ति अगर किसी पर मुखिया द्वारा निष्कासित कर दिया था किसी गलती किसी कारण की वजह से, तो उसको जात या समाज से निष्कासित कर दिया जाता, तो वो जाके न्यायालय में मैटर को रख सकता था। हालांकि पहले तो ये लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से आधुनिकता की तरफ देश बढ़ा तो लोगों को जानकारी होना शुरू हो गई, जो कि आए दिन इसके बारे में केस दायर होते रहते हैं, पता चलता रहता है। हालांकि इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। जात में फिर से प्रवेश दिया जाना चाहिए कि वह जात से निष्कासन के कारण का हार जाने का भी हकदार है। समुदाय में रहने या समुदाय की संख्या के अधिकारों विशेषाधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार एक नागरिक है। वाद दीवानी प्रकृति के वाद के रूप में होगा। एक दीवानी मुकदमा तब नहीं होगा जब कोई व्यक्ति सामाजिक विशेषाधिकारों से वंचित हो, जैसे कि जात के खाने से बहिष्कार, सबको हटाने में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जात से संबंधित मैटर हो तो वह दीवानी प्रकृति के मैटर मामले नहीं होंगे। सहायता का अधिकार, विवाह निदान निधि का योगदान, अवसर आदि, तो ये सब जो है दीवानी प्रकृति के मामले नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्यालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं। तो सीपीसी संशोधन अधिनियम 1976 से पहले भारत में उच्च न्यायालय के बीच धार्मिक कार्यालय शब्द के संबंध में एक विवाद था। जिस कार्यालय से फीस जुड़ी हुई थी और जिस कार्यालय के अनुसार वे नहीं थे, उसके बीच एक अंतर किया गया था। उच्च न्यायालय में केवल उन कार्यालयों के संबंध में वाद दायर नहीं किया जाता है जिनसे फीस संलग्न की गई थी। यह शुल्क संलग्न नहीं है, मुकदमा झूठ नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत अन्य लोगों का विचार था। उनके अनुसार कार्यालय है, चाहे फीस संलग्न है या नहीं। 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा विवाद को विराम दिया गया। स्पष्टीकरण की बात करें तो स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत जो धारा 9 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि इस खंड के प्रयोजन के लिए महत्वहीन है। स्पष्टीकरण 1 की बात करें तो इसमें निर्दिष्ट है कि कार्यालय से कोई शुल्क संलग्न नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, या फिर शुल्क संलग्न है या नहीं, या ऐसा कार्यालय किसी विशेष स्थान से जुड़ा है या नहीं। तो ये हो गया कार्यालय से संबंधित अधिकार के बारे में, जो कि फीस से संबंधित है कि चाहे फीस से उन पे संलग्न हो, जुड़ा हो या ना हो, तो इस बारे में बात हो गई। तो अगला है हमारा सिविल प्रकृति के वादों के उदाहरण के बारे में। तो क्या होता है कि कोई भी मामला किस प्रकार का होता है, कहाँ पे दर्ज किया जाता है, तो उसकी पहचान क्या है कि कैसे पहचानेंगे कि यह सिविल प्रकृति के मामला है, वाद है। तो कुछ उदाहरण के बारे में बात करेंगे जो कि सिविल प्रकृति के वादों से संबंधित है, जो सिविल प्रकृति के वाद लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो पहला है हमारा, एक सरकारी कर्मचारी द्वारा उस अवधि के लिए बकाया वेतन के लिए वाद जो वह वास्तव में पद पे था। तो पहला उदाहरण है जो हमारा सरकारी कर्मचारी के वेतन से संबंधित है। जिस पद पे वो था उसको उसका वेतन मिलना चाहिए। ये उदाहरण जो है सिविल प्रकृति के वाद से संबंधित है। दूसरा है हमारा, पूजा करने का अधिकार स्थापित करने के लिए एक वाद। तो पूजा करने से अगर कोई रोकता है, किसी में आस्था है, तो ये सिविल प्रकृति की मैटर हो जाता है। धार्मिक जुलूस निकालने के संबंध में, जैसे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत में अलग अलग धर्मों, जातियों, समुदायों के लोग रहते हैं। सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। कौन किस तरह से रहता है, ये सब अलग अलग बातें हैं।
तो सबको मिलजुल कर रहना होता है। इसके लिए कानून बनाया गया है, कोई किसी का हस्तक्षेप न करे, व्यक्ति वहीं तक स्वतंत्र है जहाँ तक कि दूसरे की स्वतंत्रता भंग ना हो। दूसरे की अगर स्वतंत्रता भंग होती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता भंग हो जाती है। तो धार्मिक जुलूस निकालने का भी जो अधिकार है वह सिविल प्रकृति के वादों के अंतर्गत आता है। अगर उनको रोका गया किसी प्रकार से तो वह उनके स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। चौथा हमारा है उदाहरण, संपत्ति के अधिकार संबंधी मुकदमे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर होंगे वो भी सिविल प्रकृति के वादों के अंतर्गत आएंगे। पांचवा है एक सूट जिसमें दफनाने का अधिकार है। ये सूट दफनाने के अधिकार से संबंधित है, जो कि जैसे कि किसी शव हो गया तो किस प्रकार से उसको दाह संस्कार से संबंधित है, तो कहाँ पे उसको किया जाए कि कोई ऐसा ना हो कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया तो उसको यहाँ पे नहीं दाह संस्कार करने दिया जाएगा या किसी विशेष स्थान पे उसको मनाही की जाए। तो अपने अपने धर्म में की मान्यताएं होती हैं, कुछ लोग शव को दफनाते हैं, कुछ लोग शव को जलाते हैं, तो सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो अपने धर्म के हिसाब से स्वतंत्र हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैटर नहीं करता है कि आप उस पर रोक लगाए, अगर रोक लगा देते हैं तो वह सिविल प्रकृति का मामला हो जाएगा, उसके लिए कार्रवाई हो सकती है। अगला बात करें तो हमारा विवाह विघटनवाद और हिंदू विघटनवाद, ये विवाह से संबंधित वाद हैं। सातवां है हमारा बकाया किराए की वसूली के लिए एक वाद। अब कोई किराएदार किसी मकान में रेंट पर लंबे समय से रह रहा है और वो किराया नहीं दे रहा है, तो ऐसे मामले जो है सिविल प्रकृति के वाद से संबंधित होते हैं। तो मामले को सिविल प्रकृति के अंतर्गत दायर किया जाता है। अब ऐसे मैटर कौन कौन से होते हैं जो सिविल प्रकृति के वाद नहीं होते हैं, तो उनके बारे में बात करें तो पहला है एक मुकदमा जिसमें निजता का अधिकार शामिल है, प्राइवेसी संबंधित है, तो इसको सिविल प्रकृति के मामले से नहीं लिया जा सकता। मुख्य रूप से जाति के प्रश्नों वाले सूट, जाति से संबंधित जो भी मैटर होते हुए सिविल प्रकृति से नहीं होते। एक वाद जिसमें कर्मकांड का प्रश्न है। चौथा है वाद जिसमें केवल मर्यादा या सम्मान शामिल हो। पांचवा है एक मुकदमा जिसमें यह घोषणा शामिल है कि वादी को जगत गुरु के रूप में सार्वजनिक सड़क पर पालकी में ले जाने का अधिकार है। नेक्स्ट है घोषणा के लिए एक सूट की शैक्षिक अधिकारियों के द्वारा सजा छात्र शून्य के रूप में। सातवां है औद्योगिक विवादों द्वारा बनाए गए अधिकारों या दायित्वों से संबंधित एक मुकदमा। तो ये जितने भी 7 एग्जाम्पल बताएं, उदाहरण बताएं, ये भी सिविल प्रकृति के वाद से संबंधित नहीं है। ये जो पिछले जो 7 बताए वो सिविल प्रकृति के वाद के दायरे में आते हैं, वो उनसे संबंधित है। ये जो अभी 7 बताए हैं वो 7 सिविल प्रकृति के वाद के दायरे में नहीं आते, संबंधित नहीं है। तो ये दोनों में हमने फ़र्क जाना कि किस प्रकार के मैटर को सिविल प्रकृति के होते हैं, किस प्रकार के मैटर सिविल प्रकृति के नहीं होते हैं, और मुकदमे को कहाँ दायर करना चाहिए, किस तरीके से दायर करना चाहिए, मामले को किस न्यायालय में ले जाएं कि मामले को अच्छे से सॉल्व हो जाए। उनके पास अधिकार क्षेत्र होना चाहिए ताकि मामले को सॉल्व किया जा सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि वाद संस्थित करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वाद किस न्यायालय में, किसके अधिकार में, अब किस तरीके से दायर करना चाहिए, किसके अधिकार क्षेत्र में दायर करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये प्रावधान पक्षकारों को ये समझने में सहायता करते हैं कि वाद कहाँ पर संस्थित करना चाहिए, वाद कहाँ पर दायर करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो, जानकारी समझ में आई होगी। आप इसे एग्ज़ाम पर्पज के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर आप जानकारी के लिए देख सकते हैं तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन और आपके काम की चीज़ है। आप किसी मुकदमे से संबंधित आप वाद दायर करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं या फिर कभी भविष्य में आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको ऐसे मैटर में आपका जिस प्रकृति का मैटर है, आपको उस प्रकृति के न्यायालय में आपको वाद को दायर करने के लिए जाना होगा। अगर शादी विवाह से संबंधित कोई मैटर है तो आपको फैमिली कोर्ट में जाना होगा। सिविल प्रकृति का मैटर हो तो वो जहाँ पर दीवानी मैटर होते हैं आपको सिविल प्रकृति के मैटर में देखना होगा, जाना होगा। आप भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रॉपर जानकारी प्रदान की जा चुकी है। आप उसको ध्यान से नोट्स अगर बना लीजिए और दिखने वाले हैं, समझने वाले, तो आप उसको याद रखिए। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि
सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित जितनी भी जानकारी बताई गई है वो अधिक से अधिक लोगों को पहुंच सके और लोगों की जो जानकारी और जिज्ञासा होती है कि ये कैसे मैटर होते हैं, किस प्रकार से कहाँ पे मुकदमे को दायर करना चाहिए, उनको अच्छी जानकारी मिल सके और उनको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।